गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक द्वितीय पाली के 2023 के प्रश्न को आगे बनाएंगे। हम लोग इससे पहले प्रश्न संख्या 63 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 64 नंबर प्रश्न से बनाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। क्वेश्चन क्या है, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। तो आपको त्रिकोणमिति का रेशियो का अनुपात दिया हुआ डिग्री, उसका क्या करता है, हमको वैल्यू याद रहना चाहिए। आपको याद है, सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 और सेक 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, क्योंकि साइन का ये क्या होता है, रिवर्स उल्टा होता है। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 2/1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 65 आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू 2πr, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला ही दिया हुआ। फिर लिखा हुआ -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग चतुर्थांश याद करने के लिए हम एक्सिस खींचते हैं। ये क्या हुआ, एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ, यहाँ 0 हुआ। इधर जाएंगे राइट तरफ क्या होगा, एक्स तरफ प्लस में होता है, इधर क्या होता है माइनस में, वाई ऊपर प्लस में, नीचे क्या होता है माइनस में। हम पता है ये प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये होगा चतुर्थ। आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दिया रहता है, जैसे 3,4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 किसका वैल्यू है, एक्स का, और 4 किसका वैल्यू है, वाई का। तो ध्यान देखिए, इसका मतलब ये घर में ऊपर इधर जितना भी एक्स होगा, यहाँ से टोटल एक्स का वैल्यू किस में होगा, प्लस में होगा। फिर वाई उसी तरह इधर जितना भी एक्स होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू इधर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये ऊपर नीचे जितना वैल्यू एक्स का क्या होगा, माइनस में होगा। उसी तरह वाई ऊपर जितना भी आएगा, वाई का वैल्यू सब किस में आएगा, प्लस में, और नीचे किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम पहले किसका वैल्यू लिखते हैं, तो ये एक्स का, फिर कोमा वाई का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहला वैल्यू किसका इसमें क्या होगा, तो इधर आया, तो ये पहला एक्स क्या होगा, प्लस में होगा। फिर वाई ऊपर है, तो वाई भी किस में होगा, प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। सेकंड वाले में क्या होता है, तो इधर एक्स किस में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस हो जाएगा, और वाई ऊपर क्या होता है, प्लस में। तो ये हो गया माइनस प्लस, ये सेकंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और तीसरा में क्या होगा, इधर x किस में होता है, माइनस में, लेकिन नीचे y क्या होता है, माइनस में। तो दोनों माइनस, x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो ये किस में होता है, तीसरा में। अब फिर यहाँ क्या हो गया, इधर x किस में होता है, प्लस में, और लेकिन नीचे y किस में होता है, माइनस में। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल याद रखना। तो इधर टोटल वैल्यू x क्या होगा, प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस में। ऊपर पूरा वैल्यू x प्लस में, और दूसरा किस नीचे क्या होगा, माइनस में। पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है, इसलिए x पहले इधर है, तो x भी प्लस, y भी प्लस। तो याद रखना, इस चार्ट को खाली याद रखना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अब फिर बता देना। ये सिर्फ आपको फंसाने दिया नंबर से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस किस में आता है, तो माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीयक में। तो वही पूछा था कि -2, +5 किस चतुर्थांश, मतलब कहाँ पे इसको, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये कहाँ पे रहेगा, तो ये इसका जो दिखेगा, तो ये इस चतुर्थांश में आएगा, दूसरा वाला पे। अब क्या है, वाई एक्स से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा प्रश्न बनाए, पिछले वीडियो में बनाए हैं। तो याद रखना, सिर्फ वाई एक्स के बारे में पूछा जाए तो उसका एक्स एक्स वाला वैल्यू इसका आंसर होगा, और एक्स एक्स पूछे तो वाई वैल्यू होगा। तो बोला वाई एक्स से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगी, तो एक्स एक्स का वैल्यू कितना, 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। सिंपल याद रखना, ऑब्जेक्टिव है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, तो फिर आगे देखेंगे कैसे बनता है। हम लोग प्रश्न संख्या 68 में क्या लिखा, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की बीच की दूरी क्या होगा। तो सिंपल है, मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिए, दूरी निकालना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए, ये पहला वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू किसका है, y का है। तो x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 6 6 36, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52 आया, 52 का वर्गमूल कर दीजिए। 2 दूनी 4, 5 में 4 रहना कितना बचा, 1, 1 पर 2 12, 2 6 12, 2 1 2 और 2 3 6।
तो इसका वर्गमूल करिए, कितना हो जाएगा, √2, 2 × 2 × 13, तो 2 को में एगो क्या हो जाएगा बाहर, तो 2√13, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब करना आसान है, देख बिंदु है ए, इसका बिंदु 4,5 है और दूसरा बिंदु B -3,2। अब बोला इस दोनों के बीच के दूरी, ये दोनों बिंदु जो स्थित इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी निकालना है। तो ये क्या होगा, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, तो AB के बीच की दूरी निकालना है। सॉल्व लिखिए पहले, सॉल्व। AB बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस वहाँ से बैठा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। x2 कितना आएगा, तो -3 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, तो y2 कितना 2, यहाँ 2 रखिए, माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, दोनों माइनस में दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 4 3 कितना होता है 7, -7 का स्क्वायर अब प्लस, माइनस में 5 है अब प्लस में 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस, अब 3 3 9, यहाँ जगह नहीं हम इधर लिख देते हैं। तो दोनों जोड़िए 9 9 18 के 8 और 4 1 5, 58 का वर्गमूल होगा नहीं, तो 58 ऑप्शन में दिया गया, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इकाई हो जाएगा। बिंदु -3,4 ऑप्शन, अब प्रश्न संख्या 70 बनाएंगे। बिंदु -3,4 और 7,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु निकालना है। तो आसान प्रश्न है, देखते कैसे बनाते हैं। आपको 2 बिंदु दिया, एक बिंदु कितना है -3,4 तथा बिंदु दूसरा क्या है 7,8, इसके बीच का मध्य बिंदु निकालना। 2 बिंदु है ए बी, क्या दिया हुआ -3,4, ये कितना है 7,8, इसका मध्य बिंदु मान लेते P जो x, y है, यही निकालना आपको। तो ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब फॉर्मूला निकालना, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से किसका, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला था x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का वैल्यू कितना है, तो -3 प्लस x2 कितना है 7/2, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना 8/2। यहाँ P के निर्देशांक क्या है x, y, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। 7 में 4 -3 + 7, 7 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, या -3 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, तो बचेगा 4/2, 8 4 कितना होगा 12/2, कटा दिए, 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा, 2 6 12। तो आपको ऑप्शन नंबर 2, 6। अब x और y मतलब मध्य बिंदु जो आएगा आपका वैल्यू, जब बिंदु P है जो यहाँ पे जो x और y का वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, 6, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 71 में क्या लिखा है, 0.49 पे रेखनी आवर्त को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P, Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 1 में इस टाइप के प्रश्न को पूरा डिटेल से पढ़े वहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बनाना, आपको बताना इसको P/Q मतलब परिमेय संख्या रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 0 पॉइंट कितना है 49 पे रेखनी लगा हुआ, तो सिंपल समझते हैं। तो 49 लिख लेना है, कितना पे रेखनी लगा, क्या अंक पे 2 अंक पे, 2 को 9 लगा देंगे, बस ऑप्शन नंबर यही होगा शॉर्ट में। जितना अंक पे रेखनी लगा हुआ दशमलव के बाद उतना 9 आएगा नीचे, तो 49/99, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो रूट में जिसका पूरा वर्ग ना होता हो, पूर्ण वर्ग ना होता हो,
तो वो जो रूट के बाहर रहता है वो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। पूर्ण वर्ग होगा परिमेय, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा अपरिमेय कहलाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, जो रूट में रहेगा वही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 49, तो 49 देखिए 7 का वर्ग होता है। 36 6 का वर्ग है, तो ये दोनों परिमेय संख्या हो गया। फिर देखिए 27, तो 27 तोड़िए तो लिखिए 27 लिखिए, 3 नंबर 27, 3 तिया 9। जब इसको तोड़िए तो कितना होगा, 2 3 है तो एगो 3 का होगा बाहर, 3√3। यहाँ देखिए 16 कितना होता है 4। देखिए ये सब रूट से बाहर हो गया सब संख्या, तो ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसके अंदर एक बगल में √3 एगो √3 रहा है, इसलिए क्या गया, ये अपरिमेय संख्या। पूरा संख्या रूट से बाहर होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। 73 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, बहुपद 10x - 25 का शून्य है। याद रखना चाहिए, मतलब यहाँ पे x का कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जो ये टोटल को सॉल्व करने पर क्या कर दे, 0 कर दे। तो आसान है, हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ें। माना बहुपद px बराबर 0, ये क्या px का वैल्यू शून्यक है, तो मतलब इसे x का कौन सा वैल्यू, तो इसके बराबर क्या लेना पड़ेगा, शून्यक लेना पड़ेगा। इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा आपका 10x - 25, इसके बराबर 0 लेंगे तब तो वो शून्यक होगा। तो px का वैल्यू कितना होगा 0, 10x - 25। एक बार इसको हम पहले लिख देते हैं, 10x - 25 बराबर 0, इधर लिख लेते हैं। अब देखिए 25 प्लस में हो जाए क्या होगा, माइनस में होगा, सॉरी 25 माइनस में हो जाए क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना होगा 25, क्योंकि 0 जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 25 जैसे तैसे। अब जैसे 10 देखिए गुना में हो जाए क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर क्या होगा 25/10। अब इसे कटेगा तो कटा दिए, 25, अब 5 दूनी 10। तो x का वैल्यू कितना होगा 5/2, यही आपका आंसर होगा। तो प्लस में होगा ऑप्शन नंबर ए। अब दीजिए अगला क्वेश्चन आसान, 74 नंबर। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात बताना, मतलब आपको पावर बताना। तो घात मतलब कोई भी समीकरण या व्यंजक दिया रहता है, बहुपद दिया रहता है, तो उसका हम क्या देते हैं, सबसे अधिकतम घात कितना, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है। तो देखिए यहाँ इस x का मैक्सिमम पावर कितना 1 है, यहाँ पर कितना होगा 0 होगा। तो इसका घात 1 हुआ, पावर यहाँ पे 0 होगा। तो हमको बताना अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है यहाँ पे 2, तो घात कितना होगा 2। हमको सबसे बड़ा देखना है, यहाँ पे अगर 3 रहता है सबसे बड़ा, तो घात कितना होता है 3। तो इस बहुपद में देखना सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 75 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना ऑप्शन, ऐसे बताना कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखते कैसे चेक करते हैं। x² + 4√x + 4 बराबर 0। चेक कर लेते हैं इसको फटाफट। तो x² अब +4, ये प्लस हो जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -4√x। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ताकि ये रूट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो x² + 4 का होल स्क्वायर बराबर -4√x²। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात होगा नहीं। तो ये क्या हो गया, गलत है। एक बार चेक करके दिखाते इसे। आप x² को a मान लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, और इसको क्या मान लिएगा 4 को b मान लिएगा, तो इसका क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो a² मतलब x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी कितना होगा 4, तो पावर ज़्यादा हो गया। तो जब पावर ज़्यादा हो गया तो x की पावर 4, तो ये द्विघात रहा नहीं, तो ये तो हुआ ही नहीं। ये वाला चेक कर लेते हैं फटाक से, बी नंबर ऑप्शन। तो क्या है x², ये x² से एक बार इसमें गुना होगा और फिर √x से एक बार इसमें गुना होगा। चेक कर लेते हैं। तो x + √x, अब यहीं पे इतने से चेक करके देखिए, x² है, ये x से गुना होता है, x से पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये त्रिघात बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम लोग सी चेक कर लेते हैं यहीं पे। तो देखिए ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस फॉर्मूला यहाँ बैठा दीजिए, 2 फॉर्मूला से एक जगह x, अब b की जगह 1, अब प्लस b का मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस x² बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा x² + 2x + 1 + x² बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा x², कै गो x² है 2 गो x² प्लस 2x अब प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, द्विघात है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है a + b का होल क्यूब, तो क्या होता है a³ + b³।
तो एक क्यूब हो गया तो मतलब एक्स का क्यूब पड़ेगा, मतलब एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये त्रिघात। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे लिखा यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो q और p का पावर 3q और p स्क्वायर क्यूब का मोसो निकालना। तो मोसो निकालना आसान है, तो हम लोग मोसो का रूल क्या जानते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ p क्यूब मतलब p पे पावर 3 और q, तो इसको कैसे लिखते हैं p गुना p और क्यूब। फिर क्या दूसरा क्या दिया हुआ p स्क्वायर क्यूब, तो p मतलब 2 बार मल्टीप्लाई क्या q को 1 बार। अब मोसो का मतलब एचसीएफ निकालना। मोसो का रूल क्या होता है, जो दोनों मैच करेगा उसको 1 बार लिखना, सिंपल याद रखना। ये दोनों मैच किया तो 1 बार। अब देखिए इसका जोड़ा लगा q का जोड़ा तो q 1 बार लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा p इंटू पी 2 बार है तो p का स्क्वायर इंटू क्यू। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 77 लिखा है साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, आसान है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अब पहले से माइनस कॉस थीटा। देखिए प्लस और माइनस करके क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। आसान प्रश्न था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 78 बनाए लिखा यदि a बराबर 2 क्यूब मतलब 2 पे पावर 3 गुना 3 कॉमा b का वैल्यू 2 गुना 3 और c का वैल्यू दिया हुआ 3 पे पावर n इंटू 5 तथा a कोमा b कोमा c का एलसीएम, इस संख्या का एलसीएम आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा n का वैल्यू क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, तो एलसीएम में सबसे अगर पावर के रूप में लेते हैं सबसे बड़ा पावर को हम एलसीएम में लिखते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं सबसे छोटे पावर को लिखा जाता है। तो आसान तो वही पावर के रूप में बनाना। तो देखिए क्या दिया हुआ, पहले हम लिख लेते हैं क्या है, ए बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ 2 पे पावर 3 गुना 3, बी बराबर वैल्यू दिया आपके पास 2 गुना 3 और सी बराबर वैल्यू दिया हुआ 3 पे पावर n गुना 5। और आपसे पूछा गया इसका एलसीएम भी दिया गया, तो एलसीएम साइड में लेते हैं। एलसीएम आपको दिया गया 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, यही दिया हुआ। अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल क्या होता है, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है। तो सबसे पहले हम 2 का चेक करेंगे। एलसीएम का रूल क्या होता है, जब हम लोग कोई संख्या का निकालते हैं तो जो मैच करता है तीनों, जैसे 3 नंबर यहाँ पे तीनों में जो मैच किया उसको 1 बार लिखे और जो नए मैच किया उसको भी लिखते हैं। तो ध्यान देखते हैं तो ये कि यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, इसमें 2 नए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है 2 पे पावर 3, तो मतलब एलसीएम में बड़े पावर को लिखा जाता है। ठीक है, 2 पे पावर 3 हो गया, फिर इंटू देंगे, 2 का खेल खत्म, अब क्या बचा 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर n है। n का मतलब क्या है, n कोई भी संख्या हो सकता है। n जैसे मान लीजिए 3 पे पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, हम 3 की जगह पावर n की जगह 1 भी दे सकते हैं, फिर 3n की जगह मतलब n का वैल्यू 2 भी दे सकते हैं, n का वैल्यू 3 भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ फाइंड वहाँ पे क्या नहीं कि n का वैल्यू अब क्या क्या लेना है, तो हम 1 से लेके बहुत सारा नंबर अनंत तक लेते रहेंगे, इसे अनडिफाइन है। सो कोई तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सबसे बड़ा क्या पावर होगा, तो 3 पे पावर n होगा, क्योंकि n का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी होता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सी, तो इसमें 3 में सबसे बड़ा पावर क्या होगा 3 पे पावर n होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन यहाँ 5 है। तो एलसीएम का रूल है जो मैच किया उसको भी लिखना, जो मैच नहीं किया उसको भी लिखना। तो ये एलसीएम प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में भी आपको पहले से एलसीएम दिया गया है, तो इसके सामने एलसीएम के सामने यहाँ लिख दिए कितना दिया 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। अब बराबर ये एलसीएम हम निकालें, क्या है 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर n गुना 5। अब हमको कटाना, देखिए 2 पे पावर 3 प्लस में इधर लाइन क्या हो माइनस, दोनों कट जाएगा, बराबर की साइड से मतलब इधर लाइन क्या होगा माइनस बन जाएगा। तो ये क्या होगा, सॉरी माइनस में बनेगा, ये गुना में रख के भाग हो जाएगा, यहाँ प्लस न है, ये गुना में रख क्या होगा भाग तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये गुना में रख क्या होगा भागो तो फिर ऊपर नीचे कट जाएगा। इसलिए प्लस रहता है तब इधर के माइनस है, या माइनस रहता है इधर के प्लस होता है। ये मल्टीप्लाई में मतलब गुना में इधर के भाग होगा, अगर भाग में रहता है तो इधर के क्या होता है साइड चेन पर चिन्ह चेंज होता है, गुना भाग में बदलता है, अब भाग गुना में बदलता है, जोड़ घटा में बदलता है, घटा जोड़ में बदलता है। तो 2 पे पावर 3 2 पे बराबर में क्या कैंसिल हो गया, और 3 का यहाँ देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बेस दोनों समान है, तो बेस खत्म, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2, दोनों का बेस समान, तो पावर क्या, दोनों का पावर भी समान होगा आपस में, तो n बराबर कितना हुआ 2, तो n बराबर 2, ऑप्शन नंबर कितना है सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 79 लिखेगा 2 अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या ये दिया 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल 1 होता है। मतलब कौन चीज़, जब ये दोनों अपरिमेय संख्या का हम गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे,
तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, मतलब एक परिमेय संख्या होगा या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, या परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या, दोनों हो सकता है, या इसमें कोई नहीं। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ, एक परिमेय की संख्या क्या दिया, अपरिमेय संख्या 3 + √5, और दूसरा क्या दिया, गुणनफल बोला 3 - √5। अब बोलो गुणनफल मतलब इसको गुना करना, सिंपल बात है। अब ध्यान देखिए फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a + b, आई क्या हो जाएगा a - b। अब इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b इंटू a - b इक्वल क्या होता है, a² - b²। सिंपल है। तो हम एक जगह क्या मान लेंगे 3 है, b की जगह क्या मान लेंगे √5। देख लेते सॉल्व करके, तो एक जगह 3 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5, तो यहाँ 9 में 5 कितना बचा 4। अब आपको बताना है कि 4 कैसी संख्या है, तो 4 एक संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या, 4/1 लिख सकते हैं हम आराम से। तो मतलब रूट से ये हट गया, तो रूट से हट गया तो कैसा संख्या, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद इतना x² + 4x - 12 के शून्यक बताना, मतलब कौन सा x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्यक बताना है। अब देख तो दो शून्यक क्या हो सकता है, तो हम तो या इसको कैसे बना सकते हैं, बाय ऑप्शन बना सकते हैं, या तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग। तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, या तो गुणनखंड ही करके देखते हैं। अब बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। आप इसको क्या लिखे, x² + 4x - 12 और शून्य के, जिसके बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 0 लेंगे। अब ध्यान समझते हैं हम इसको गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है अचर पद, तो अचर पद का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे। -12 है तो हम माइनस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। मतलब क्या, आप गुना करने पर अब इसको तोड़िए, तो 2 दूनी कितना हो गया, एक तो 4 ले लीजिए, एक 3 लीजिए। अब बोला ये यहाँ पे लाना किस में, हमको प्लस में 4 लाना, किस में लाना, प्लस में। तो तोड़ लिए फटाफट, 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, हाँ ठीक है। तो इसे ना बना, देखिए ध्यान से, अगर इसको 2 दूनी 4 और 3, तो 4 3 अगर मान ली इसमें डिफरेंट भी करते हैं, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना 4, तो ये ऐसे ना होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सोचना है। अब ये दोनों लीजिए, 3 दूनी 6 लीजिए, एक नंबर को 6 मान लिए और दूसरा नंबर को क्या मान लिए 2। इसका मतलब पूछिए वहाँ -6 अब +2 लेंगे, तो 6 में -6 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा -4 होगा। नहीं माइनस में लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में लाना। तो ये वाला क्या है, जो यहाँ सिंबल देखना, अगर ये प्लस वाला है, क्लास 9 में भी पढ़े हम इसके बारे में, यहाँ प्लस में, तो मतलब बड़ा वाला नंबर प्लस में लेंगे, छोटा वाला नंबर माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, +6 अब -2 करेंगे, तो 6 में 2 के कितना बचेगा 4। क्लियर है, हमको यहाँ पे 4 ही लाना है, उस टाइप से लिख सकते हैं। अब गुना करने पर क्या होना चाहिए, -12, तो 6 गुना -2, तो 6 दूनी 12 अब प्लस माइनस माइनस। तो ये फॉर्मेट मेरा क्या हो गया, फॉलो हो गया। अब पहले जो हम लोग सोच रहे थे 2 दूनी 4, तो वो सूट नहीं करा, तो वही हो गया, गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ बैठा दीजिए फटाफट, इसमें भी कोई चेंजिंग ना होना, इसमें चेंज करना हमको, इसको करिए फटाफट। तो क्या होगा x² प्लस हम क्या लिख सकते हैं इसको 6x, तो यहाँ लिखिए 6x - 2x - 12 = 0। कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको 6x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। आई दोनों जैसे का तैसे। अब क्या करेंगे, ये 2 टर्म से कॉमन करेंगे, अब फिर ये 2 टर्म से कॉमन करेंगे। देखिए दोनों में क्या मिला, x मिला, x², तो x को बाहर करें तो क्या बचा, x बचा, फिर प्लस। इससे देखिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ से भी x बाहर निकल गया तो बचा क्या 6। इससे अभी दोनों कॉमन क्या करेंगे, याद रखना चाहिए, ये प्लस में आया तो आगे वाला भी क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इससे क्या करें हम लोग, अगर मान लिया जाए, इससे हम क्या करेंगे 2 कॉमन करते हैं, -2 कॉमन करेंगे, नहीं तो आपको -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचा x, और इससे क्या निकला बाहर, अब प्लस। इससे ध्यान से देखते हैं, ये 12 को हम लिखते हैं 2 × 6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी 2 मैच कर गया, यहाँ भी 2 कर, तो 2 हम कॉमन कर दिए, तो 2 जैसे तैसे बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा x, इससे 2 बाहर निकले तो यहाँ बचा क्या 6 + 6। याद रखना ये प्लस में तो ये भी प्लस में होना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। हम जो यहाँ जैसे लिखें, एक बार गुना कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x माइनस प्लस माइनस 2 × 6 = 12। तो देखिए फुलफिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर से एक टर्म अलग बन गया, यहाँ पर से एक टर्म अलग बन गया। अब ये दोनों में देखिए क्या मैच करा, तो x + 6, यहाँ पर भी x + 6, इससे क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, तो x + 6 कॉमन हो जाएगा तो बचे क्या x - 2, अब बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या गुणन करते हैं तो उसका 2 वैल्यू निकलेगा,
तो x प्लस 6 बराबर क्या होगा, एक बार जीरो ले लेंगे, और x माइनस 2 बराबर एक बार जीरो ले लेंगे। तो x बराबर क्या होगा -6, यहाँ पे x बराबर कितना होगा +2, तो यही आंसर होगा x बराबर -6 + 2। तो -6 + 2 क्या है, ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 81 बनाएंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न आसान है। जब ऐसा प्रश्न आवे तो किसी दो में एक को सॉल्व करते हैं हम लोग। आसान देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्व त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 53, दोनों को देखिए दोनों को जोड़िएगा तो वैल्यू 90 पुट जाएगा। और साइन, तो साइन को हम क्या करते हैं स्क्वायर में, तो मतलब एक को साइन है तो दूसरा साइन को इसको बदलिएगा या इसको बदलिए, दोनों किसी को बदल सकते हैं। तो हम पहले वाले को बदल देते हैं। साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस, देखिए 90 में कितना घटाएंगे जो 37 बचेगा, तो 53 डिग्री। सिंपल यही देख के लिखना, ध्यान से देखते हैं। मतलब साइन स्क्वायर जैसे का तैसे, फिर 90 लिख दिए माइनस, मतलब 90 में कितना घटाएंगे जो 37 बच जाएगा। तो यहाँ बगल में क्या है 53, इन दोनों जोड़ने पर 90 होता है, तो 90 में 53 घटा दिए तो क्या बचेगा 37 ही बचेगा। प्लस साइन स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। याद रखना दोनों में किसी, अगर इसको चेंज किया पहले वाले चेंज किया तो आप दूसरे को चेंज नहीं करना, अगर दूसरे को चेंज किया तो पहले को चेंज नहीं करना। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये क्या है 53 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़े फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो देखिए ये थीटा, ये वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो सर्वसमीका, तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वही रूल फॉलो करेंगे, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, जो एक दूसरे से रिलेशन है। देखिए दोनों को जोड़िएगा 90 पूछे, देखिए 8 2 10 के 0, 4 2 8 1 9, तो क्या करेंगे दोनों में किसी एक को बदलना है। तो या तो आप पहले वाले को चेंज करिए तो दूसरे वाले को छोड़ देना, और दूसरे को चेंज किया तो पहले वाले को छोड़ देना। तो हम लोग पहले वाले को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, सिंपल है। 90 में 42 घटाइएगा तो 48 बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा ये क्या है 42 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो कट के क्या हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 83 लेंगे। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपको डाटा या तो tan 30 √3 कितना डिग्री वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो आपको ये आसान होना चाहिए, याद होना चाहिए, लेकिन आपको बनाने 2 नंबर में दिए तो कैसे बनाना आता, आसान है। सॉल्व देखिए tan थीटा, आई tan कितना डिग्री वैल्यू है, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू है, ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो tan क्या करें तुलना करें, tan का कैंसिल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा। आपसे पूछा कौन चीज़ सेक का वैल्यू बताओ, सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा ये कितना देंगे 60 डिग्री, और सेक तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो सेक कॉस, देखिए यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। दोनों आपस में क्या होता है पूरक होता है एक दूसरे के। आप देखिए पूछे कि सेक 60 डिग्री, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डाटा थोड़ा याद होना चाहिए। 8.2 से पहले आपको बुक में दिया तो थोड़ा 2-3 और पढ़ लिया, आपको याद है, आप प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन दिया, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए डाटा को। अगर आपको डाटा याद है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, जान के भी नहीं बना पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है 84। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब मान क्या होगा। आसान है, अब सोचना, देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लाएंगे, क्या कर सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आसान है। सॉल्व करिए, लेकिन दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। यहाँ होगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी कर सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर,
कर सकते हैं हम लोग, जो भी काम करेंगे तो इधर कुछ जोड़ना है तो इधर भी जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, कुछ घटाना है इधर भी घटाएंगे इधर भी, तो हम वर्ग भी दोनों तरफ कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर के रूप का पूछा है, और क्यूब वाला रहता है तो क्यूब करते हैं हम दोनों तरफ, तो आसान है। देखते कैसे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ फटाफट उस पर बैठाइए, इस रूप का है और ऐसा आपको बना देना है। तो ध्यान से देखते हैं, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फॉर्मूला से ए, एक जगह क्या होगा कॉस थीटा इंटू बी मतलब सेक थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। यस, इसको बंद कर दीजिए और इसको मिटा रहे हैं हम इसको। इसका बाद इसको मतलब 5/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर वाला ऊपर से 25 और 2 दूनी 4। तो यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको फटाफट बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मिटा ही दिए, इसे कोई रोल नहीं, इधर कोई नंबर तो है ही नहीं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा एक साथ लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यही डाटा आपसे पूछा गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, यही पूछा गया, बस इधर जो बचा उसको काट छाट के हटा देंगे हम लोग। देखिए इसको जैसे तैसे लिखे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 25/4। फिर यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है बराबर 25/4। देखिए यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या बचा 1 इंटू 2 क्या होगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 गुना 1 क्या होगा 2 बराबर 25/4। अब इसी स्टेप को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे, आपको इसी के नीचे लिखना ऑब्जेक्टिव है, तो हम थोड़ा सा हर स्टेप को आपको बताएं। अब देखिए प्लस में क्या होगा माइनस होगा, नॉर्मल है, तो यहीं पे एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4, अब प्लस में क्या हो गया माइनस 2, कुछ नहीं तो 2/1। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान देते हैं, तो यहाँ बचा क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ 4 ही होगा। 4 के पढ़ाम 4 के बार में आता है 1 बार में, तो 1 गुना 25 माइनस 1 के पढ़ाम 4 के बार में 4 बार में, तो 4 दूनी 8, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 में 8 घटा दिए, तो कैसे घटाएंगे 15 में 8 गया 7, यहाँ कितना बचा 17 और 17/4, तो यही आपका आंसर होगा 17/4। तो आपसे यही पूछा गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा, ये पूछा था। तो यहाँ पे 17/4 ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 से लिखा, क्या लिखा हुआ सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 33 डिग्री, आसान है। देखिए हम दोनों में किसी एक को बदल देते हैं, या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए। कॉसेक को बदलिएगा तो सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर टैन को बदलिएगा तो एक बन जाएगा, कॉट में बदल जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है फॉर्मूला। आप हम लोग 8.4 में पढ़ेंगे इस टाइप के फॉर्मूला को। तो हम पहले वाला चेंज करते हैं, कॉसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको 90 माइनस, याद रखिए ये दोनों को हमेशा जोड़ने पर 90 देगा, 7 3 10 के 0 और 5 8 1 9, 90 पूरेगा। तो 90 में 33 डिग्री घटा देंगे तो कितना चाहिए 57 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 33 डिग्री। तो देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में बदलेगा। सेक स्क्वायर थीटा, थीटा ये कितना होगा 33 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 33 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे प्रश्न बनाएंगे। इससे क्या है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 पूरेगा, ये दोनों जोड़ने पर 90। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये दोनों किसी एक को बदलिएगा तो एक फॉर्मेट बनेगा, इसमें किसी को बदलिए, जो यहाँ बदलिएगा उसका अपोजिट यहाँ बदलना है, क्योंकि अगर ये इसमें कॉस को बदलिएगा तो ये साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसमें साइन को बदलिए तो फिर क्या बन जाएगा कॉस बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो वही स्क्वायर बनाना, इसमें जिसको बदलिएगा उसके अपोजिट उधर बदलना है। तो बदलिए फटाक से,
जैसे यहाँ पे पहले नंबर बदलते हैं हम, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सिंपल बात है। कॉस 90 में 70 घटाएं तो 20 बचेगा, और इसको साइन जैसे का तैसे, साइन 70 डिग्री प्लस, यहाँ पे हम कॉस को बदलते हैं, यहाँ पे साइन को बदल लेते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कॉस को बदले, यहाँ पे साइन को बदले, ताकि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा ये कितना है 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री पहले से इसके पास है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, 70 डिग्री, साइन 70, फिर यहाँ भी साइन 70, तो क्या हो जाएगा, दो बार है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस 70, फिर कॉस 70, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या 87 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, सॉल्व पहले लिख लेते हैं। हम क्या सीखे इसमें, ये दोनों को सम हमेशा, मतलब दोनों को जोड़ने पर हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होती है। 8 2 10 की 0, 5 3 8 1 9, एक दूसरे के पूरक भी होता है, तो किसी दोनों में किसी एक को बदलिए, कोशिश करिए इधर वाला ये माइनस में, तो इसको मत ही बदलिए, क्योंकि माइनस प्लस करने में फिर दिक्कत है। तो कोशिश इसी को बदलने में कोशिश, पहले वाले बदलिए, उधर ही बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी आपका आंसर आएगा ही। हम पहले वाले बदल रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 में 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, सिंपल उधर वाले देख के बता दिए, 90 में 52 डिग्री हटाएंगे तो 38 डिग्री बचेगा, माइनस कॉस 52 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। देखिए प्लस में माइनस में प्लस में कट के क्या हो गया, 0, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 88, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की क्या प्रायिकता है। मतलब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो तीनों पर एक ही जैसा, जैसे किसी पे तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए, मतलब चित पट आ जाए, तो वो वैसा घटना क्या हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं तीनों सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट लिखेंगे, तो आ सकता है कुल परिणाम कितना हो सकता है, तो कुल परिणाम, तो संभावित परिणाम पर लिखिए, संभव घटना क्या हो सकता है तीनों पे, तो तीनों में हो सकता है हेड, तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, फिर हो सकता है पहला में हेड टेल, फिर हो सकता है हेड टेल, फिर हेड टेल हो सकता है, फिर टेल हेड हो सकता है, फिर हेड टेल हो सकता है, फिर टेल हेड हो सकता है। यही हो सकता है। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ध्यान से, हम जब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, पहला में हेड आवे, फिर दूसरा में, पहला में टेल, फिर हेड, फिर टेल आ जाए, फिर पहला में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए, पहला में हेड, दूसरा में भी हेड, तीसरा में टेल आ जाए, पहला में टेल, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए, पहला में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए, टेल आ जाए, पहला में टेल, दूसरा में हेड, तीसरा में भी हेड आ जाए। तो ये कुल घटना कितना हो सकता है, 8 ही घटना कर सकता है। तो एक तो कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे पूछा है कि एक ही परिणाम, मतलब एक जैसा परिणाम, तो देखिए एक जैसा किस में दिख रहा है, तो ये सब डिफरेंट है। एक जैसा एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, एक जैसा कितना परिणाम है, 2। तो एक जैसा परिणाम आने की प्रायिकता क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना आ गया, तो टोटल घटना कितना 8, जिसमें कि एक जैसा क्या गो आया, 2 गो, तो 2 1 2 2 चौके 8, ऑप्शन 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। लिखा यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है और उसका मतलब प्रायिकता नहीं होने की, मतलब P डैश बराबर होता है, तो आसान है, इस फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता और उस घटना की नहीं हो प्रायिकता, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस P डैश, ये इसी घटना की नहीं प्रायिकता
बराबर 1 होगा। आपसे पूछा ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू आपको दिया गया, यहाँ लिख दिए 0.05 प्लस पी डैश बराबर 1। ये प्लस में क्या होगा, माइनस होगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्या, माइनस 0.05। इसको घटाएं कैसे, देखते हैं ध्यान से। 1 में घटाना आपको, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ध्यान से देखिए। तो हम दशमलव के बाद क्या दे देंगे, यहाँ 0 0, 1 के बाद 0 0। अब यहाँ देखिए दशमलव से पहले क्या 0, दशमलव के बाद है 0.5। देखिए घटाते इसको कैसे घटाएंगे, 0 में 5 घटेगा नहीं, तो इससे क्या करेगा, कैरी करेगा, मतलब 5 लेगा। 10 हो गया, 10 में 5 गया कितना हो, 5 बचा। ये भी जीरो क्या हो गया, 9, 9 में 0 गया तो 9 बचेगा। ऐसे एक था ही कैरी दे दिया तो बचा कितना यहाँ 0, तो 0 0 क्या हो गया 0, तो 0 दशमलव, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना होगा 0.95। और यही आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 90 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके बताना इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। -1 को पहले लिखे, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ना किए, माइनस को पहले लिखे, उसको बाद में लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे आगे। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़े फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस इसी की जगह हम इसको पुट किए, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, -1 जैसे तैसे आई प्लस से गुणा होगा, +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस और माइनस करके क्या हो कैंसिल, 0 हो गया। तो यहाँ बचा क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बार में 1 बार में, लेकिन माइनस में, तो -1 ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 91 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ 91 में, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके उदर ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखते हैं, पिक्चर देख लेते हैं ध्यान से। दो शंकु है, जिसमें आपको उसका त्रिज्या दिया गया। मान लेते हैं पहले का R1 मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा 2, इसको दूसरे वाले क्या मान लेंगे हम लोग R2 3। यस, आपसे पूछा क्या कि इसके उदर ऊंचाई, ये हाइट निकालना इसका। ये H क्या होगा, इस पहले वाले को H1 मान लेंगे, दूसरे वाले को H2 मान लेंगे, और इसका वॉल्यूम, इसका आयतन आपको दिया गया है। अच्छा, तो हम देखिए यहाँ पे, तो पहले क्या क्या चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो त्रिज्याओं का अनुपात, तो पहले त्रिज्या, पहले शंकु का त्रिज्या क्या होगा R1 और दूसरे शंकु का त्रिज्या क्या होगा R2। अनुपात का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे कोई लिखा 2:3, इसका मतलब हम 2/3 इसको लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, ये इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ देखिए आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3, मतलब कुंची R1 का वैल्यू पहले त्रिज्या कितना हुआ 2 और दूसरे वाले का शंकु का त्रिज्या कितना हुआ 3 हो गया। अब आपको दिया गया इसमें आयतन का अनुपात दिया, तो हम फॉर्मूला पढ़ें, लिख सकते हैं पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन। शंकु का आपको दिया गया, शंकु के आयतनों का अनुपात कितना गया 4/5। ठीक, अब तो त्रिज्या लिख लिया हम लोग। अब पहले शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या था, शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब पहले शंकु के लिए यूज कर रहे हैं, तो R में भी 1 डाल देंगे, H में भी 1 डाल देंगे, ओके। बाय दूसरे शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, दूसरा है तो R2 और H2, और आपको वैल्यू दिया 4/5। देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट। R1 और R2 का वैल्यू भी आपको दिया गया, देखिए यहाँ दिया हुआ, तो पुट कर लेते हैं। मेरे पास बचा क्या R1 का स्क्वायर H1
R2 का स्क्वायर H2 बराबर 4/5। यहाँ पे लिख लेते थोड़ा सा। R1 का वैल्यू आपके पास है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू H1 बटे R2 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ देखिए सीधा में लिखा हुआ, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू H2 बराबर 4/5। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू H1, 3 3 9 इंटू H2 बराबर 4/5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए फटाफट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 4 4 से ये भी 4 4 कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म। तो इसको गुना करिएगा तो कितना 5H1 बराबर, यहाँ क्या बचा, कुछ ना बचा तो 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते कितना 9H2 हो जाएगा, 9H2। अब क्या देखिए H1 को H मतलब H वाले को H के साथ और नंबर को नंबर की तरफ लिखिए। तो यहाँ कितना होगा H1 मल्टीप्लाई अंदर क्या होगा डिवाइड होगा बटे H2 बराबर 9/5। तो आपको रेशो में बताना है, तो रेशो का मतलब कौन चीज़ बट्टा के रूप में, तो रेशो में बदल दिए। तो बोल सकते हैं H1 अनुपात H2, 9 पहले तो 9 पहले लिखे और नीचे बाद में 5 है तो बाद में। तो मतलब आपका दोनों शंकु के ऊंचाई का अनुपात 9/5, 9:5 है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 92 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n है, 5-3n हो तो इसका सारवंतर, मतलब आपको d निकालना, d का वैल्यू क्या होगा। आसान प्रश्न है, एपी का प्रश्न है, हम लोग चैप्टर 5 में इसका प्रश्न पढ़े हैं। तो क्या लिखा हुआ, तो हम समझ लेते हैं nवां पद मतलब an बराबर 5-3n दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वो d निकालने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 पद चाहिए आपको, 2 पद निकाल लेंगे हम आसानी से d का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ n है तो हम पहला पद निकालेंगे, n की जगह क्या देंगे 1 देंगे, तो जहाँ जहाँ n बिठाएगा सब जगह 1 देंगे, 5-3 गुना 1, तो यहाँ कितना 5-3, तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 5 में 3 गया 2। उसी तरह हम क्या निकाल लेंगे a2 निकाल लेंगे। a2 मतलब जहाँ a2 मतलब n की जगह 2 रखना है, 5-3 गुना 2, तो 5 और 3 2 6। अब देखिए माइनस वाला बड़ा हो गया, सॉल्व करिए क्या होगा -1 हो जाएगा, बस हमको यही चाहिए। तो आपको AP क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ कौन सी, पहला क्या पता चला 2 -1 और डॉट 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 छोड़ दिया, हमको आगे कोई मतलब ही नहीं, हमको D निकालना है। तो D फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, ये A1 हुआ, ये A2 वहाँ निकाल भी दिए हैं, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो A2 कितना है -1 A1 कितना है 2, तो दोनों माइनस में, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, लेकिन किस में माइनस में। तो -3 वाला ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 93 बनाएंगे, 93 सॉल्व लिखिए। आपको देख किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु मतलब उसका निर्देशांक दिया गया, सिंपल लेते हैं, उसके बोला केंद्र का मतलब उसके मिडिल पॉइंट, एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखिए ये त्रिभुज है, तो ये पॉइंट है, ये वाला केंद्रक का निर्देशांक, ये वाला पूछा गया, इसका वैल्यू बताना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्देशांक खाली बिंदु ये कहाँ पे उसको बताना हमको निर्देशांक। तो इसको कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं, पिक्चर से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे लिखिए क्या है, पहला 4,6, दूसरा 0,4, तीसरा क्या है 5,5। पहले को मान लेंगे x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2 और तीसरा वाला को x3 y3। अब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला मतलब मध्य बिंदु एक तरह से होता है, केंद्रक के निर्देशांक फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। बैठा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। x1 कितना है 4, सबका पहला वैल्यू लिखिए, x2 0 I 5 बटा 3, y1 6 + 4 + 5 बटा 3, तो 5 4 9 बटा 3, 6 4 10 5 15 बटा 3, 3 3 9, 3 5 15, 3,5, 3,5 यही आपका क्या होगा आंसर, 3,5 ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 मतलब 94 नंबर प्रश्न बनाएंगे, सॉल्व लिख लेते हैं। देखा एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन वॉल्यूम 924 मीटर क्यूब है।
तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, मतलब आपको व्यास डायमीटर निकालना, हाइट निकालना, ठीक है। तो बेलन का पहले लिख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? तो बेलन बनाना स्टार्ट करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। और आपको क्वेश्चन देखिए, इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से बना लेते हैं हम लोग। 2πr/h बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr/h है, लेकिन आपको पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया 264 मीटर स्क्वायर, 2πr/h, ठीक। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, यहाँ से हम 2πr/h का वैल्यू निकाल लेते हैं। ईद गुना में क्या हो गया? भाग हो जाएगा, या यहीं से कटा दिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे πr/h बराबर 132 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या इसका क्षेत्रफल है। अब क्या करें हम? आयतन। तो आयतन निकाल लेते हैं। अब बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब बेलन का आयतन आपको क्वेश्चन में दिया गया है 924 मीटर क्यूब। अब अब देखिए r²h, यहाँ पे हम देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं πr/h, तो हम इसको लिख सकते हैं πr/h। तो πr/h इंटू r लिख सकते हैं, 2 r है यहाँ पे, लिख सकते हैं। और उसका वैल्यू आपको पता, हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे। 924 मीटर क्यूब बराबर πr/h का वैल्यू कितना है? 132 मीटर स्क्वायर इंटू r। तो यहाँ से क्या होगा? मीटर स्क्वायर से खत्म होगा तो 1 मीटर बचेगा। ये 132 गुना में क्या हो गया? भाग हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर 1 मीटर बचा, यहाँ r पता है। देखिए गुना में क्या हो गया? भाग हो जाएगा। 924 यहाँ 2 गुना में इधर क्या हो गया? भाग हो गया। 132 बराबर r। इसको कटाइए, किससे कटेगा? तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 से कटाते हैं, 4 तिया 12, यहाँ कितना बचता है? 13 12 कटाइए तो 1 बचेगा, फिर 1 पर 2 12, 4 तिया 12, इसको कटाइए 4 से। 4 दूना 8, बचा कितना? 1, फिर यहाँ 1 पर 2 12, 4 तिया 12, फिर 4 1 4। अब इसको किससे कटाएंगे? 11 से कटा देते हैं। 11 पड़ा माता है, 11 तिया 33, इसे कटाइए। 11 दूनी 22, अब 22 23 में 22 घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पहले से 1 है, 11 का 11। अब 3 से कटेगा, 3 7 21। तो यहाँ पे r बराबर कितना हो गया? 7 आ गया। हमसे r ने पूछा, d पूछा, व्यास पूछा। क्या बोला गया क्वेश्चन में? कि इसका आयतन, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास पूछा गया, तो व्यास निकाल लेते हैं। तो व्यास क्या होता है? देखिए हम, तो व्यास क्या होता है? r बराबर 2d, नहीं सर d बराबर क्या होता है? 2r। ध्यान से रखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई वृत्त ही लेते हैं, तो वृत्त का पूरा जो सेंटर से होकर लाइन जाती है वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और यहाँ इसके सेंटर से परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाती है, उसके बीच की दूरी। तो यहाँ पे d में कितना r होगा? r कितना r? 2r। r बराबर d/2 होता है फॉर्मूला ना, r बराबर d/2। तो d बराबर क्या होगा? तो 2r होगा। सिंपल बात है, हमको r पता है। तो d इक्वल r का वैल्यू कितना? 7। तो d का वैल्यू कितना हो गया? 14। मतलब व्यास कितना आ गया आपका? 14। आपसे पूछा इसका अनुपात पूछा, ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे? कहीं से भी निकाल सकते हैं हम लोग ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसी मतलब क्या है? पाई r आपको पता है कितना है? 7, और h का वैल्यू हमको निकालना है, बराबर 132। ध्यान से देखते हैं। फिर यहाँ देखिए समीकरण 1, पाई जैसे रहने दिए, r के जगह क्या लिखिए? 7 लिए। अभी हम निकाले थे h जैसे का तैसे 32। अब पाई का वैल्यू रख दिए 22/7 इंटू 7 इंटू h बराबर 132। देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब 22 7 22 6 132, 22 5 22 6 132 पढ़ा था 22 की पढ़ा में 1 6 बार में। तो h बराबर कितना है? 6। आपसे पूछा गया कि आपको बताना बेलन का व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो पहले क्या आया? व्यास, बाद में क्या है? ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं इसलिए व्यास बटा क्या? ऊंचाई। तो व्यास कितना आपका है? व्यास निकाले हम लोग 14, ऊंचाई कितना? 6। कटेगा 2 7 14, 2 तिया 6, तो 7/3। तो एक 7:3। और यही आपको क्या होगा? आंसर। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन क्या लगेगा? 95। यदि बिंदुओं A, B, B, C और C, A से बने त्रिभुज
के का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लिए। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेगा तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम पहले लिख लिए। अब जो सॉल्व इसका यूज होने वाला है, अभी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिया हुआ। पहला बिंदु है ए बी, फिर क्या है बी सी, फिर क्या है सी ए। अभी हम लोग केंद्र का फॉर्मूला पढ़े थे, तो ये क्या हुआ x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा x3, ये होगा y3। अब यहाँ से अब बोला मूल बिंदु से है तो लिखेंगे केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अभी केंद्र का दिशा बोल दिया मूल बिंदु से, तो ये 0 0 x भी 0 y भी 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू बोलिए तो यहाँ a है, लिख दीजिए। x2 का वैल्यू b है और x3 का वैल्यू c है बटा, सॉरी यहाँ पे 2 ना होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 3 नंबर को ऐड करें तो 3 से भाग देंगे। फिर y1 का वैल्यू b, फिर y2 का वैल्यू c, y3 का वैल्यू a, ये भी 3। बात बराबर देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको भी सीधा कर a प्लस बी प्लस सी आप लिख सकते हैं। मतलब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, दोनों एक ही नंबर, किसी एक को सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो हम लिख सकते हैं इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 3 बराबर 0। इसको एक ठोक ले लिए, अब बराबर क्या ले, ये x था, x बराबर दोनों तो वैल्यू 0 ही है, मतलब x बराबर x के, ये वैल्यू x का, तो याद रहे x वाला लेंगे, ये y है, तो दोनों तो सेम है, तो कुछ भी लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी प्लस सी और 3 गुना में भाग में गुना क्या होगा 0। तो हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या पता चला 0। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो आपको बताना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इस फॉर्मूला का यूज होगा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब तो इस फॉर्मूला हम लिख लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमको इसका जरूरत है, बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ 0, इससे कुछ भी गुना कर देंगे तो भी 0 लिख लीजिए पहले एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 2-3 बार पढ़िएगा, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, आसान है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब दुनिया का कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब को क्या बना देगा, ये 0। तो ये हो गया 0। हमसे पूछा सिर्फ इसका वैल्यू, अगर इतना डाटा लिख के देता तो बताओ क्या वैल्यू, तो 0 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये टोटल नंबर किसमें माइनस में, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 3abc। यही आपका क्या होगा आंसर। आपसे इसका डाटा पूछा था 3abc, तो 3abc ऑप्शन नंबर कितना है सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 96 यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आसान प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। हम लोग चैप्टर 7.3 में इस टाइप के प्रश्न को बनाए हैं। ए बी सी, मान लेते हैं ए पहला बिंदु 0,4, दूसरा बिंदु 0,0 और तीसरा बिंदु 3,0। अब यहाँ पे पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 और तीसरे बिंदु को x3 y3। आपसे बोला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको पता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला पढ़े हम लोग 1/2 हाफ इंटू x1 23 31 बार है y2 माइनस y3, उसके बाद x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको बंद कर दिए, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1
फिर x2 फिर x3 दे दीजिए, फिर 23 y2 माइनस y3, देखिए 2 3 हो जाएगा, 31 y3 माइनस y1, 12 y1 माइनस y2। बस बैठा दिए, इसको ध्यान से बैठाना यहाँ से, तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बस ये फॉर्मूला आसान है। तो इसका क्षेत्रफल बोला था 1/2 जैसे का तैसे। x1 यहाँ क्या है 0, तो 0 इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पे x1 है, 0 आ गया, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा 0, नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बनाएंगे 2 नंबर वाला, तो इसको लिखेंगे, नहीं तो आप लिखे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। यहाँ x1 दिए 0 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर x2, तो x2 भी क्या है 0, यहाँ रखिएगा तो ये टोटल को क्या कर देगा 0, खत्म। x3 कितना है 3, यानी कि 3। अब यहाँ पुट करना y1 कितना है 4 माइनस y2 0, तो यहाँ 0 रख दिए, ये बंद। 1/2 0 0 जोड़ेंगे तो इसका ये सब 0, तो यहाँ क्या बचा 3, और 4 में घटाएंगे कितना है 4 में 0 घटाएंगे 4 बचा, 4 3 12, तो 2 6 के 12, तो यहाँ होगा 6 क्षेत्रफल है, 6 वर्ग इकाई होता है, तो 6 दूनी 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल 4:4:9, मतलब 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आसान है, दो समरूप त्रिभुज है, इसको मान लेते ABC, इसको मान लेते DEF। बोला समरूप त्रिभुजों के अनुपात, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज के इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये भुजा, तो यहाँ पे इसका थ्योरम ही होता है, देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब सिमिलर त्रिभुज, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी भुजा, जैसे इसमें कोई भी भुजा है, जैसे AB बराबर DE ले सकते हैं, AC बराबर DF ले सकते हैं, BC बराबर EF, कुछ भी ले सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक भुजा ले ली इसका AB, इसका भुजा ले लिए हम लोग DE, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसके क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज के क्या सिमिलर है, समरूप है। तो इस समरूप होता है तो उसका बोला क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होता है जो भी इसका भुजा है उसके भुजा का वर्ग कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर हो जाएगा। किसी भुजा, कोई भुजा आपको पता रहे उसका वर्ग करिए, आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो इसका आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो 4/9 स्क्वायर कर दिए, तो 4 चौके 16 और 9 में 81, इसका मतलब क्या हुआ 16:81, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 98 बनाएंगे। लिखा यदि त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF समरूप है, सिमिलर, जस्ट अभी हम लोग पहले वाला क्वेश्चन जो बनाए सेम वैसे है, तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 है, 80 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर होगा, है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है, उसका नाम है DEF। आपसे बोला गया त्रिभुज जिसमें दिया हुआ BC ये भुजा 4 सेंटीमीटर और EF ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, और आपसे बोला एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आसान प्रश्न है, ध्यान रखते हैं, 3 चीज़ पता आसानी से हम निकाल लेंगे। जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। हम लोग जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल उसके किसी भी अन्य भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक भुजा इसका हमको पता है क्या है, तो भुजा लिख सकते हैं BC, और दूसरा भुजा इसका क्या, इसका क्या भुजा है पता है हमको EF, इसका वर्ग कर दीजिए, अब वो पता हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया कितना 80 है, तो यहाँ 80 लिख दिए। यहाँ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब BC आपको पता है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, और EF कितना है 5, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर लिए फटाफट। DEF इसको लिखिए BC त्रिभुज, अरे ठीक है 4/5, स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिए फटाफट। तो यहाँ हो जाएगा 80 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 चौके 16, अब 5 25। अब ध्यान से देखते हैं, 16 पंचे 80, 5 बने खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इससे गुना हो जाएगा जाके। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा 25 उधर गुना 5, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर। ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार और बना चुके हैं। इससे पहले वाला क्या है, आपसे समरूप त्रिभुज होगा तो उसका भुजा का वर्ग आपस में क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, 2 भुजा दिया हुआ था, इसका वर्ग कर दिए, और 3 चीज़ आपको पता था, इससे क्षेत्रफल दिया था तो उसका क्षेत्रफल पूछा था। तो आसानी से ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 99 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आसान है, सेम उसी तरह क्वेश्चन याद दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका परिधि क्या होगा। तो आसान है, आपको वृत्त की त्रिज्या मतलब R बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर पता है। तो वृत्त का पूछा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, R मतलब 14 गुना 14, तो 14 7 दूनी 14 हो जाएगा, और तो यहाँ गुना कर लीजिए 22 दूनी 44 और गुना 14, 14 चौके 56, बचा कितना 5, 14 56, 56 5 कितना होता है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें त्रिज्या पूछा, उसमें क्षेत्रफल पूछा, इसमें परिधि पूछा। 14 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R। 2 जैसे का तैसे, पाई की जगह 22/7। कभी कभी क्या देता है पाई का वैल्यू नहीं लेता, इसमें पाई ऑप्शन में देता है, तो आपको ऑप्शन देखना है। अगर पाई है तो पाई का वैल्यू नहीं लिखेंगे, और पाई नहीं दिया तो फिर आपको वैल्यू पुट करना है। और R का वैल्यू कितना होगा 14, तो इसका हटा दिए 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 22 का 22, तो 22 चौके कितना होगा 88, और यहाँ परिधि पूछा तो सेंटीमीटर सिर्फ होगा, 22 चौके 88। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से 100 तक प्रश्न को हल कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 63 तक अलग अलग वीडियो बनाए, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा तो आपको कमेंट करके बताना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 के सेकंड शिफ्ट के शॉर्ट वीडियो को, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।